बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज़। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट सर्जिकल स्पेसिमेंट्स कौन से होते हैं, या बायोप्सी का जो आपके पास सैंपल आता है लैब में, वो बायोप्सी का सैंपल किस तरह से हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ों का सैंपल हो सकता है। अब हमने देखना है कि जब भी हमारे पास बायोप्सी का सैंपल आएगा, कोई लिविंग टिश्यू का सैंपल आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सीएन के ज़रिए या एनसीएन के ज़रिए, तो उसको आगे क्या करना है। सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो उस टिश्यू को या उस पार्ट को या उस सर्जिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना होगा सर्जरी के बाद जो आएगा, ताकि प्रिजर्व करने के बाद ताकि वो उसमें कोई डीजनरेटिव चेंजेस ना आए, उनमें सेल्स की डेथ ना हो जाए या एट्रोफी ना हो जाए या इस तरह की कोई इश्यूज ना हो सेल्स के अंदर, या उनकी जो अच्छा, अब जो हमारे पास सैंपल आ गया होता है हमने उसको क्या करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम उसको प्रिजर्व करें। प्रिजर्व करने का क्या मकसद है, ताकि जो टिश्यूज की अब सिचुएशन है, हमने एक्सीएन या इंसियन किया सर्जिकल स्पेसिमेन जो आया, उसकी जो सिचुएशन या कंडीशन है, उसमें जो सेल्स की स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है, वो डी नेचर ना हो जाए, वो डी जनरेट ना हो जाए या उसको डिकम्पोज ना कर दें बैक्टीरिया। उससे इसको जो प्रिजर्व करने का अमल है वो फिक्सेशन कहलाता है, फिक्सेशन ऑफ टिश्यू। इसकी हम डिटेल से भी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। जो इस टॉपिक में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगा कि फिक्सेशन क्या होती है, इसके एम्स या मकासद क्या हैं। मेनली मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्सेटिव्स कौन से हैं, और फिक्सेटिव कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और डिफरेंट फिक्सेटिव्स को अगर प्रिपेयर करना पड़े तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। और फिर ये है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्सेशन के प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो थोड़ा सा ओवरव्यू कि जैसे टिश्यू कलेक्ट होता है, हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, वो उसके सेल्स जो है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने रिमूव कर लिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो ना वहाँ पे ऑक्सीजन उन्हें मिल रही होगी और ना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे। तो जैसे ही हम वो रिमूव करते हैं तो वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, या वो पोस्टमार्टम चेंजेस उनमें आना शुरू हो जाते हैं। पोस्टमार्टम चेंजेस भी यही होती हैं कि सेल्स डीजनरेट होना, उनमें सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाना, या नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना, या बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन उस पर स्टार्ट हो जाना। ये सारी पोस्टमार्टम चेंजेस हैं। ये जो चेंजेस हैं ये ऑटोलिटिक भी हो सकती हैं या पुट्रीफेक्टिव भी हो सकती हैं। ऑटोलिटिक का मतलब है कि सेल्स खुद ही मरना ग्लाइसिस स्टार्ट हो जाती है, और पुट्रीफेक्टिव पुट्रीफेक्टिव जो है वो इसमें बैक्टीरिया या फंगस की इन्वॉल्वमेंट होगी और वो डीकम्पोजिशन करेंगे और वहाँ पे बैड स्मेल या ऑडर प्रोड्यूस करेंगे। उसको पुट्रीफेक्टिव कहते हैं। यानी कि वो वाला टिश्यू या ऑर्गन या पार्ट जो जिस पे बैक्टीरियल या फंगल इन्वेजन हो गई हो और वहाँ पे स्मेल प्रोड्यूस हो रही हो और डीकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट हो जाए, उसको पुट्रीफेक्टिव कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ फिक्सेटिव। फिक्सेटिव होता क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो पोस्टमार्टम चेंजेस को प्रिवेंट करे और प्रिजर्व करे मार्फोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन सेल्स या टिश्यूज के जो हमने रिमूव किए हैं या जिसका हमारे पास सैंपल आया है। जिस बायोप्सी का या जिस जिस टिश्यू का हमारे पास सैंपल आया है उसको, उसमें कोई केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो, और मार्फोलॉजी का मतलब है कि उसकी अपीयरेंस या शेप जो है वो चेंज ना हो। उसको प्रिजर्व करने के लिए हम जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, वो फिक्सेटिव होते हैं। क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है फिक्सेटिव यूज करने का? ये बेसिकली ऑटोलाइसिस या पुट्रीफेक्शन ऑफ सेल्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरा इसका पर्पस ये है कि ये सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर ऐसे पेनिट्रेट करे कि उसमें कोई भी एरिया रह ना जाए, इवनली पेनिट्रेट करे, मतलब एक जैसा सारे टिश्यूज में पेनिट्रेट करे। ये ना हो कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, ऐसे नहीं होना चाहिए।
और दूसरा तीसरा एम जो है फिक्सेशन का वो ये है कि ये टिश्यू को थोड़ा सख्त कर दे। क्यों हमने टिश्यू से बनानी होती है हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड्स, और टिश्यू के लेने होते हैं कट सेक्शन, उसको कट करना होता है हमने माइक्रोटोम मशीन के अंदर। तो अगर वो टिश्यू हार्ड नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, तो वो फिर उसको हम उस मकसद के लिए, हिस्टोलॉजी के मकसद के लिए या हिस्टोपैथोलॉजी के मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते। उससे कट सेक्शन नहीं बना सकते, उससे स्लाइड्स नहीं प्रिपेयर कर सकते, इसलिए टिश्यू को हार्ड हो जाना चाहिए। या अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा तो उससे ये है कि फंगल इन्वेजन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। और इसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज द ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन का मतलब है ऐसे डिफरेंशिएट करे जो फिक्सेटिव है उस उनमें उनको मिक्स ना कर दे, उनको इकट्ठा ना कर दे और जंक्शन ना बना दे, सेल्स को ऑप्टिकली डिफरेंशिएट करें। मतलब सेल्स को अपनी जगह पे कायम रखे और उनको एक दूसरे के साथ चीज़ों को मिक्स ना करे, और जो उनकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है, जो क्वाइलिंग और रिक्वाइलिंग होती है प्रोटीन्स की सेल्स के अंदर, उनको ख़त्म ना होने दे। अच्छा, इसके बाद क्या फंक्शन है, इसके बाद है कि वो श्रिंकेज या स्वेलिंग सेल्स की काज ना करे, जो ऑप्टिमम उनकी शेप है वही रखे। ना श्रिंकेज होनी चाहिए ना स्वेलिंग होनी चाहिए फिक्सेटिव की वजह से। मतलब अगर आप लिक्विड वगैरह कोई नॉर्मल यूज करेंगे तो वो ये होगा कि उससे स्वेलिंग हो जाएगी, या अगर कुछ नहीं यूज करेंगे कोई तो फिर श्रिंकेज होने के चांसेस है सेल्स की, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट इसका फिक्सेशन का एम क्या है कि ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए विद रिसेप्टर साइट्स, किसी भी सेल की रिसेप्टर साइट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए इसे। और ये नो, इसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए स्टेनिंग प्रोसीजर के साथ। यानी कि जब हम टिश्यू बना के उसको स्लाइड पे फिक्स कर रहे हो तो फिक्सेटिव उसमें कोई भी ऐसी चेंजेस ना करे जो स्टेनिंग के साथ उसमें हमें कंफ्यूज करें कि ये पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। और नेक्स्ट इसका एम है कि ये सस्ता होना चाहिए और हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हर जगह तो नहीं होता लेकिन इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब फिक्सेटिव मिल जाना चाहिए जब भी चाहिए हो, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है। और हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड्स बनाना या ये काम करना एक रूटीन का काम है, तो ये रूटीन में इजीली मिल जाना चाहिए इसको। गुड जो अच्छे फिक्सेटिव्स होते हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो है कि हिस्टोपैथोलॉजी की जो स्लाइड हो वो सेटिस्फैक्ट्री बननी चाहिए। मतलब उसमें जो टिश्यूज या सेल्स की टाइप्स हैं वो इंटैक्ट हो, उनमें कोई भी ऐसी एबनॉर्मल चेंज ना आ रही हो, आर्टिफैक्ट्स ना बने जो असल में उस टिश्यू में नहीं थे लेकिन फिक्सेशन और बाकी जो प्रोसीजर है वो करने की वजह से हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो गुड फिक्सेटिव्स हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हैं कि टिश्यू जो है वो फ्रेश होना चाहिए। जब हम फिक्सेटिव यूज करते हैं तो जितना फ्रेश टिश्यू होगा उतना बेहतर है, क्योंकि जैसे ही बॉडी से रिमूव होगा उसमें ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर पेनिट्रेशन होनी चाहिए फिक्सेटिव की। और जो फिक्सेटिव जिस टाइप का यूज करना है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो करेक्ट चॉइस होनी चाहिए। मतलब जिस जिस टाइप के फिक्सेटिव्स हैं वो अप्रोप्रिएट टाइप आपने सिलेक्ट करनी होती है, तो वो करेक्टली सिलेक्ट होनी चाहिए। ऐसा कोई भी फिक्सेटिव नहीं है जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा थिक टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर सके। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब समझ लें इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इससे ज्यादा साइज होगा तो जो फिक्सेटिव है वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा इवनली। तो इसका मतलब है कि हमें साइज जो है टिश्यू का इतना ही रखना पड़ेगा मैक्सिमम, या इससे छोटा साइज। और ऐसे स्पेसिमेन जो इससे ज़्यादा थिक होते हैं उसके लिए रेकमेंडेड है कि हम उनकी कट स्लाइसेस बनाएं। यानी कि सॉलिड आर्गन है तो उसके कट स्लाइसेस बनाएं, और उनका जो 5 मिलीमीटर का जो है वो मैक्सिमम 5 मिलीमीटर साइज के कट। तो सॉलिड आर्गन्स अगर होंगे तो उससे क्या होगा कि हमें छोटे साइज का जो है वो कट सेक्शन बनाना पड़ेगा 5 मिलीमीटर साइज का,
क्योंकि सॉलिड ऑर्गन में जो फिक्सेटिव है उसकी पेनिट्रेशन क्या होगी, कम होगी या स्लो होगी। इसके बाद है हॉलो ऑर्गन्स अगर आए सैंपल के तौर पे, तो उसमें क्या करना है हमने, या तो उसे ओपन करना होगा हॉलो ऑर्गन को, क्योंकि उसके अंदर फिक्सेटिव हमने यूज करना है, या फिर क्या करना है वूल को भिगो के फिक्सेटिव के अंदर वो उस हॉलो ऑर्गन के अंदर रखनी होगी, ताकि फिक्सेटिव जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो, जो टिश्यूज हैं उसके अंदरूनी हिस्से में भी एब्जॉर्ब हो और बैरूनी हिस्से में भी एब्जॉर्ब हो। इन हॉलो ऑर्गन्स में हमने ये करना है, या तो उसको अंदर से फिल कर लेना है फिक्सेटिव के साथ हॉलो ऑर्गन को, या फिर वहां पे कॉटन या वूल जो है वो सोक करके रखना। अच्छा, अगर ज्यादा बड़ा स्पेसिमेन हो, कोई बहुत ज्यादा लार्ज स्पेसिमेन हो, तो इसकी डाइसेक्शन करनी होती है। डाइसेक्शन का मतलब है कि उसको कट करना होता है, दो हिस्से बनाने होते हैं, या जितने भी हिस्से अप्रोप्रिएट हों वो बनाने होते हैं, और इसमें इंजेक्ट करते हैं फिक्सेटिव अलोंग विद वेसल्स और ब्रोंकाई एज इन केस ऑफ लंग, सो दैट इट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। अगर बहुत बड़ा हिस्सा है और आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम डाइसेक्शन के लिए कोई एनिमल जो है वो यूज करते हैं, उसको उसके सारे टिश्यू सारी बॉडी को ही प्रिजर्व करना पड़ता है, तो फिर क्या करते हैं, उसकी जो कैरोटिड आर्टरीज हैं उनके अंदर जो ये फिक्सेटिव है वो ऐड करते हैं, और वो कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाती हैं ब्लड के रास्ते से, और पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली वो इस फिक्सेटिव को पहुंचा देती हैं, उससे पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रिजर्व हो जाते हैं। तो लार्ज स्पेसिमेंस के साथ आपने यही करना है, बहुत बड़े स्पेसिमेन हो तो उनको ब्लड वेसल्स के साथ जो है वो आपने सप्लाई देनी है फिक्सेटिव की, या अगर फॉर एग्जांपल लंग्स हैं तो लंग्स में जो ब्रोंकाई हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं और उसका जो पूरा नेटवर्क है उसके ज़रिए आप सप्लाई देंगे इसकी फिक्सेटिव की, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्रिजर्व कर देगा टिश्यू। आइडियल फिक्सेटिव जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ये ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी नहीं होने देगा। दूसरी बात यह है कि ये टिश्यूज को प्रिजर्व करेगा इन दियर नेचुरल स्टेट एंड फिक्स ऑल कंपोनेंट्स, मतलब जो कंपोनेंट सेल में या उनके इर्द गिर्द हैं वो सारे नेचुरल स्टेट में ही महफूज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी और टिश्यूज जो हैं वो प्रिजर्व होंगे नेचुरल स्टेट के अंदर। अच्छा, इसमें कोई सेलुलर कंपोनेंट्स जो है वो सारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो इनसॉल्युबल बना देगा, ताकि जो रिएजेंट वगैरह यूज हो टिश्यू की प्रोसेसिंग में वो इसमें इसमें कोई डिसॉल्व ना हो। हमने टिश्यू को आगे और भी प्रोसेस करने हैं ना, तो उन प्रोसेसिंग में ऐसा कोई मतलब है कि चीज़ ना आए जिसकी वजह से टिश्यू के कंपोनेंट्स वो हमारे जो दूसरे केमिकल हमने यूज करने हैं उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, और जो टिश्यू का साइज या वॉल्यूम है उसको भी इसने प्रिजर्व करना है, मतलब ये ना हो कि एट्रोफी हो जाए सेल्स की, या साइज छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हैं अच्छे फिक्सेटिव्स की। एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ टिश्यू भी नहीं करनी चाहिए इसे काज। एक्सेसिव हार्डनेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर सख्त हो जाएगा तो फिर भी उसको उसको कट करना मुश्किल होगा, और या तो ये अलाउ करेगा या इन्हांस करेगा स्टेनिंग प्रोसीजर को टिश्यू के, यानी कि जो हमने स्टेनिंग करनी है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए उसके लिए इसको सपोर्ट करना चाहिए फिक्सेटिव को, कि वो स्टेनिंग का प्रोसीजर आसान बनाए या उसको इन्हांस करें, बेहतर करें। ये जो फिक्सेटिव है ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन अलर्जिक होना चाहिए फॉर यूजर, यानी कि जो हिस्टोपैथोलॉजी पे काम कर रहे होंगे लैब स्टाफ, उनके लिए कोई इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए और कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए कि हाथ लगे तो बस वो अगला लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही घर बैठ जाए। अच्छा, इसको एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रूटीन में होने वाला काम है, तो एक्सपेंसिव होगा तो इसके लिए पेशेंट्स के लिए मुश्किल होगा करना, फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे पेशेंट्स को।
अब हमने देखने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इन फिक्सेटिव्स के, ये कैसे काम करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं या कैसे प्रिजर्व करते हैं टिश्यूज को और उसमें मौजूद बाकी चीजों को। ज्यादातर फिक्सेटिव्स क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं बाय डीनेचरिंग और प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स। या तो ये प्रोटीन्स को डीनेचर कर देंगे या प्रेसिपिटेट कर देंगे। और प्रोटीन जो जिनका नेटवर्क होता है या मैश वर्क होता है वो एक स्पॉन्ज की तरह, एक फॉर्म की तरह जो है वहां पे बन जाएंगे, टेंड टू होल्ड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जब प्रोटीन्स कोएगुलेट कर जाएंगे तो कोएगुलेटेड प्रोटीन, आपने देखा हुआ है कि जो एग की प्रोटीन है जब वो कोएगुलेट करती है तो वो फिक्स हो जाती है एक ही जगह पे। अगर आपने एग बॉयल किया है तो उसकी जो सफेदी है वो जब कोएगुलेट करती है प्रोटीन तो सफेदी फिक्स हो जाती है उसी शेप में जो अंडे का फॉल होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, जो प्रोटीन सेल या इंटरसेलुलर स्पेसेस में मौजूद होती हैं वो कोएगुलेट हो जाती हैं या प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और वो एक मैशवर्क बना देती हैं जो उसको, हर चीज़ को, सेल्स को एक ही जगह पे रखता है जैसे वो होती हैं वहाँ पे। बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो उसी जगह पे महफूज कर देते हैं। अब ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि जो प्रोटीन्स होती हैं और जो बाकी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो दो तीन तरह की होती हैं। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें कोई क्वाइलिंग नहीं है, ये बिल्कुल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक कतार की सूरत में अरेंज हुए हुए हैं, उनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस है और ये प्रोटीन है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद इनकी फोल्डिंग होती है या क्वाइलिंग होती है। अगर ये ऐसे सिंगल फोल्ड हो जाएं तो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद क्वाइलिंग के ऊपर अगर क्वाइलिंग या फोल्डिंग हो जाए और उनके दरमियान बॉन्ड्स बन जाते हैं आपस में, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इनको इस फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये सारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स और इंटरैक्शंस हैं जिनकी वजह से ये प्रोटीन जो है वो जुड़े हुए हैं। अब टर्शरी स्ट्रक्चर्स वाली जो प्रोटीन है अगर वो आपस में जुड़ जाएं नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग इंटरैक्शन से तो उसमें क्या होता है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनती हैं। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, ये सारी की सारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि प्राइमरी भी होंगी, कुछ टर्शरी भी होंगी, कुछ सेकेंडरी भी होंगी और कुछ क्वार्टरनरी भी होंगी। हर प्रोटीन की जो टाइप है वो डिफरेंट लेवल की स्ट्रक्चर बना रही होगी बॉडी के अंदर। तो ये बेसिकली यही प्रोटीन्स हैं जो कोएगुलेट करती हैं और बाकी टिश्यूज को उनकी जगह पे फिक्स कर देती हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, जो फिक्सेटिव का एक्शन है इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है कि ये प्रोटीन्स जो है वो कोएगुलेट करती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कोएगुलेटिंग प्रोटीन जो है वो टिश्यूज के अंदर, और वो कैसे बनती है, क्रॉस लिंक्स बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस लिंक करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं जिसकी वजह से कोएगुलेशन होती है। और जो बाकी इन रिलेशन टू दोज प्रोटीन्स होती हैं चीज़ें, यानी कि सेल हो गए और दूसरे मॉलिक्यूल्स हो गए, वो सारे वहाँ पे प्रिजर्व हो जाते हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा रखती है। मेथड्स ऑफ फिक्सेशन क्या है, फिक्सेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है हीट फिक्सेशन, मतलब हम हीट दे के चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पीस लें 1 सेंटीमीटर क्यूब का, किसी भी मसल टिश्यू का ले लें। मसल टिश्यू को जब आप हीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हार्ड हो जाएगा, उसकी प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाएंगी, हीट से भी कोएगुलेट होती है ना, और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होगा या फ्लूइड होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, टिश्यू सख्त हो जाएगा और वो आप काफ़ी देर के लिए फिर रख सकते हैं। तो ये हीट फिक्सेशन है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर हम देखेंगे आगे। इसके बाद है परफ्यूजन। परफ्यूजन जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे इम्बॉम्बिंग करते हैं अनाटमिकल स्पेसिमेंट्स की, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू आप वो फ्लूइड जो है वो इंसर्ट करते हैं, या आप लंग्स के थ्रू, लंग्स में जो
ये जो ट्रेकिया है या इसके वेंट्रियोल्स हैं, वेंट्रियोल नहीं आर्ट्रियोल, ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स हैं। उन ब्रोंक्यूल्स के जरिए अगर आप इंसर्ट करते हैं फिक्सेटिव तो वो परफ्यूजन होगी। अच्छा, तीसरा है इमर्शन। इमर्शन का मतलब ये है कि आप टिश्यू लेंगे और टिश्यू लेके उस जो फिक्सेटिव है उसके अंदर डाल देंगे, इमर्स कर देंगे, उसे डबो देंगे उसमें, तो ये इमर्शन होगी। फिर वेपर मेथड है। इसमें यह है कि आप वेपर्स प्रोड्यूस करेंगे फिक्सेटिव के, और वो वेपर्स जो है उनसे एक्सपोज करेंगे टिश्यू का जो सेक्शन है, और वो वेपर्स जो है एब्जॉर्ब होंगे उस टिश्यू में और उसे फिक्स करेंगे। और आखिर ये फेज पार्टीशन। इसमें ये होता है कि आप दो तीन पार्ट्स जो है वो उसमें पोर्शंस बना के उनमें डिफरेंट फेजेस में करते हैं फिक्सेशन। यानी कि ये एक फेज है, दूसरा फेज है, तीसरा फेज है, ऐसे दो तीन दफा आप फिक्सेशन करते हैं तो उससे ये होता है कि जो टिश्यूज हैं वो फिक्स हो जाते हैं। इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। ये एक टिश्यू की यहाँ पे दिखाई गई, ये टिश्यू के सेक्शंस हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे जो है वो इसको फिक्सेटिव को उनके ऊपर डाला गया, और ये एक किस्म की परफ्यूजन की कोशिश की जा रही है कि टिश्यू जो है इसके अंदर वो फिक्सेटिव परफ्यूज कर जाए, इंसर्ट हो जाए। ना यहाँ पे इमर्स किया हुआ है, ना हीट मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे, ये परफ्यूजन मेथड की यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। हमने टाइप्स फिक्सेटिव्स की देखी हैं, अब उनकी क्लासिफिकेशन भी देख लें। क्लासिफिकेशन में फिजिकल मेथड है, जैसे हीट से फिक्स करना, ये फिजिकल मेथड है, और दूसरा केमिकल मेथड है फिक्सेशन का। केमिकल मेथड में हम कोई केमिकल सॉल्यूशन यूज करेंगे फिक्सेटिव का, और फिजिकल में हम हीट वाला मेथड यूज करेंगे। फिजिकल मेथड में पहला है हीट फिक्सेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्सेशन इज हीट, यानी कि आप उसे अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे या फ्लेम से हीट प्रोवाइड करें टिश्यू के क्रॉस सेक्शन को। दूसरा है माइक्रोवेव फिक्सेशन, ये भी हीट फिक्सेशन है, या माइक्रोवेव जो वेव्स हैं ओवन की, वो इसको फिक्स कर देती है। माइक्रोवेव हीटिंग स्पीड्स फिक्सेशन एंड कैन रिड्यूस टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ अदर ग्रॉस स्पेसिमेंस, यानी कि ये जल्दी फिक्सेशन करवा सकती है क्योंकि ये वेव्स जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। और कोई ग्रॉस स्पेसिमेन है, मतलब बड़ा स्पेसिमेन है, नेकेड आई से नजर आने वाला, वो ग्रॉस स्पेसिमेन है। एंड हिस्टोलॉजिकल सेक्शन फ्रॉम मोर देन 12 आवर टू लेस देन 20 मिनट्स, यानी कि ऐसा टिश्यू या ऐसा स्पेसिमेन जो थोड़ा बड़े साइज का है, वो नेक्ड आई से नजर आ रहा है और उसको फिक्स करना है, तो नॉर्मली अगर उसमें 12 घंटे लगेंगे, तो ये जो माइक्रोवेव में फिक्सेशन आप करेंगे तो उससे 20 मिनट लगेंगे, यानी ये जल्दी या फास्ट फिक्सेशन कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रीज ड्राइंग एंड फ्रीज सब्सटीट्यूशन, जो फिक्सेशन का मेथड है, ये भी फिजिकल है। इसमें क्या इसमें क्या करते हैं, ये बड़ी यूजफुल टेक्निक है फॉर स्टडीइंग सॉल्युबल मटेरियल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई ऐसी चीजें अगर हमने ऑब्जर्व करनी है जो सॉल्युबल मटेरियल है, जो हल होने वाला, यानी कि पानी में मटेरियल है, और छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह देखने हैं, तो ये मेथड जो है प्रिजर्वेशन का या फिक्सेशन का बेहतर है, फ्रीज ड्राइंग। इसमें क्या करते हैं, हम टिश्यू को कट करते हैं थिन सेक्शंस के अंदर और इमर्स कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, यानी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको डुबो देते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में होता है, -163 या इस तरह से कुछ टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, तो वो उसको फ्रीज ड्राई कर देंगे। और पानी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है वैक्यूम चैम्बर के जरिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वैक्यूम चैम्बर में इस टिश्यू को रखेंगे तो वो पानी रिमूव कर देगा उसके अंदर से। उसके बाद जो है वो टिश्यू फॉर्मेल्डिहाइड में फिक्स किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड ये 37% या
40% फार्मालिन का सोल्यूशन होता है। अच्छा, अब जो दूसरे हैं, ये फिजिकल फिक्सेशन के हमने मेथड देखे। अब जो दूसरे मेथड्स हैं वो केमिकल फिक्सेटिव्स हैं। केमिकल फिक्सेटिव्स में कौन कौन से आते हैं? सिंपल फिक्सेटिव्स या कंपाउंड फिक्सेटिव्स। सिंपल फिक्सेटिव्स में सबसे पहला ये फार्मालिन है, फॉर्मेल्डिहाइड या फार्मालिन जो 40% सोल्यूशन है। फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड है, यानी कि ये Hg होता है मरकरी और उसका क्लोराइड। ऑस्मिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, एसीटोन है। ये सारे केमिकल कंपाउंड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इथाइल अल्कोहल है और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है और ऑस्मिक एसिड है। ये पहले भी आ गया, ऑस्मिक एसिड में से रिपीट हो रहा है। अच्छा, कंपाउंड फिक्सेटिव्स कौन से हैं? इसमें 3 टाइप्स के हैं कंपाउंड फिक्सेटिव। एक माइक्रो अनाटमिकल हैं, एक साइटोलॉजिकल हैं और एक हिस्टोकेमिकल हैं। वो जिस तरह का आपको हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करनी है डिपेंडिंग ऑन दी सैंपल, उसी तरह का फिक्सेटिव आप इसमें से यूज करेंगे। माइक्रो अनाटमिकल स्ट्रक्चर्स अगर आपने देखनी है तो आप यूज करें फार्मल सिलाइन या नेचुरल बफर फार्मलिन या जेंकर्स फ्लूइड या बोएन्स फ्लूइड। अगर माइक्रो अनाटमिकल स्ट्रक्चर्स आपने देखनी है तो ये फिक्सेटिव यूज करें। अगर आपने सेल्स देखनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कौन से हैं हमारे उस स्पेसिमेन के अंदर, तो ये 2 किस्म के आप फिक्सेटिव यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। न्यूक्लियर में कार्नाइज फ्लूइड है और साइटोप्लाज्मिक में चैम्पिस फ्लूइड है। ये यानी कि फिक्सेटिव्स आप यूज करेंगे। अगर आपने हिस्टोकेमिस्ट्री देखनी है तो उसमें जो यूज करेंगे वो आप या तो एथेनॉल यूज करेंगे या फिर कोल्ड एसीटोन यूज करेंगे। ये सारे वो फिक्सेटिव्स हैं जो मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए आप अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं फ्रॉम केमिकल्स, जो चॉइस है आपके पास केमिकल्स की। लेकिन मैं आपको बताऊं जो मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज होता है वो है फार्मल सिलाइन या फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन। 37% या 40% फार्मलिन होती है। ये जो बायोप्सी के स्पेसिमेंस आते हैं मोस्टली इसमें यही यूज होती है और बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट्स कितना कितना स्पेसिफिक वो टाइप ऑफ टेस्ट है और किस तरह का हमने फिक्सेटिव यूज करना है, वो डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ पैथोलॉजिस्ट। अच्छा, केमिकल फिक्सेशन क्या करती है? केमिकल फिक्सेशन ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं जो मेंटेन करते हैं एडिक्वेट मॉर्फोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, यानी कि मुनासिब जो उनकी शेप है सेल्स की और उनके टिश्यूज की, उसको मेंटेन करते हैं। ये जो केमिकल फिक्सेशन है, और इनको कंसीडर किया जा सकता है 3 मेजर कैटेगरीज के ये हो सकते हैं केमिकल फिक्सेटिव। नंबर 1 जो है वो कोएगुलेंट है, या तो ये कोएगुलेशन काज करेगा केमिकल फिक्सेटिव, या क्रॉस लिंकिंग काज करेगा, या फिर ये कंपाउंड फिक्सेटिव होगा, यानी कि ये दोनों चीजें कर सकता है, कोएगुलेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग भी कर सकता है, या इसके अलावा भी टिश्यूज को फिक्स कर सकता है। सिंपल फिक्सेटिव फार्मलिन, ये सिंपल फिक्सेटिव मैंने आपको बताया ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव है और ये प्रिपेयर होता है बाय 40% फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन 100 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यानी 100 वॉल्यूम्स जो हैं वो डिस्टिल्ड वाटर के होंगे और 40% फॉर्मेल्डिहाइड इसमें यूज होगा। अच्छा, द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 100% फार्मालिन। अब ये फार्मालिन का जो है वो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन मिलता है। प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो 100% फार्मालिन तो होगी, लेकिन उसमें जो एक्चुअल केमिकल है फॉर्मेल्डिहाइड वो 40% ही रहेगा। तो ये 40% फॉर्मेल्डिहाइड वाला जो सॉल्यूशन है उसे 100% फार्मालिन कहते हैं। रूटीनली 10% फार्मालिन यूज होती है जो
मिक्स करते हैं हम 10 ml फार्मालिन, और 100% फार्मालिन जो है वो 90 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में यूज करते हैं। 10% फार्मालिन कैसे बनाते हैं? 100 ml फार्मालिन के अंदर अगर 10 ml हम यूज कर लें फॉर्मेल्डिहाइड, तो वो ये सोल्यूशन बन जाएगा 100%। 10% फार्मालिन होगी। अच्छा, इसका फार्मालिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्रॉस लिंक्स बनाती है बिटवीन अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन के यूं समझेंगे यूनिट्स हैं, प्रोटीन बनाते हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं, और इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान क्रॉस लिंक बनाएगी तो प्रोटीन क्या होंगी? कोएगुलेट्स होंगी और इनसॉल्युबल हो जाएंगी। और इट फिक्सेस 4 मिलीमीटर थिक टिश्यू इन 8 आवर्स। तकरीबन 4 मिलीमीटर का जो थिक टिश्यू है, इसको 8 घंटे लगते हैं अगर इसमें इमर्स करके रखें तो फार्मालिन में प्रिजर्व करने के लिए। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? इसकी पेनिट्रेशन रैपिड है, मतलब ये जल्दी पेनिट्रेट कर सकती है। अवेलेबिलिटी इसकी आसान है, रिलेटिवली चीप है, और ज़्यादा हार्ड नहीं करती टिश्यू को, बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल एक्सटेंट तक हार्ड करती है फार्मलिन। और लिपिड्स जो है वो प्रिजर्व हो जाते हैं इससे, जिनको फ्रोज़न सेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है बाद में। ये फ्रोज़न सेक्शन हम कैसे किस लिए बनाते हैं ये भी हम आगे हिस्टोपैथोलॉजी में देखेंगे। ये एक टेक्निक है स्लाइड बनाने की। और ये प्रिपेयर करना आसान है क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल है, वो मिल जाता है लिक्विड फॉर्म में बना बनाया, और उसको जो है वो पानी में मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बना लेना होता है। इट अलाउज सब्सिक्वेंट यूज ऑफ पोस्ट स्टेनिंग प्रोसीजर्स, यानी इसके बाद फौरन आप स्टेनिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, और ये इसका कोई इशू नहीं होता स्टेनिंग के साथ। और फ्रोजन सेक्शन जो है इससे बनाए जा सकते हैं फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू के साथ। फार्मालिन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं अगर आप यूज करें इसको, क्योंकि फार्मालिन इरिटेंट टू द नोज है। अगर फार्मालिन में प्रिजर्व कर रहे हैं टिश्यू को तो वो इरिटेशन काज कर सकती है आपके नोज में और आईज में और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। ये इसकी अजीब सी पंजेंट सी स्मेल होती है, और ये चुभता है, यानी कि आंखों को भी चुभता है फार्मालिन, और नोज को भी, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी। जो प्रेसिपिटेट है फॉर्मेल्डिहाइड का, विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग 11 to 16% मेथनॉल। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फार्मालिन के अंदर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है फॉर्मेल्डिहाइड की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें मेथनॉल मिक्स कर देते हैं 11 से 16% कंसंट्रेशन में। तो उससे क्या होता है कि वो उसकी प्रेसिपिटेशन नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ब्लैक फार्मालिन पिगमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है टिश्यू के अंदर। वो फिर ये है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हिंड्रेंस काज करेगा, और वो जो पिगमेंट है वो एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हीमाटिन है बेसिकली। ये ब्लैक कलर का पिगमेंट है जो बनना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये कोलेजन वगैरह, कोलेजन फाइबर्स आपको पता है ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं जो मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर्स को। ये कोलेजन फाइबर्स को शरिंक करता है, यानी उसको सुकेड़ देता है, तो उससे जो नॉर्मल या नेचुरल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगी पूरी तरह से। और इस इसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो उसमें होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या फार्मालिन में, कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। क्योंकि ये जैसे पंजेंट स्मेल काज करता है या इरिटेशन काज करता है, तो ये कंटिन्यूअस इरिटेशन की वजह से किसी भी सेल को वो उसमें म्यूटेशन हो सकती है, चेंजेस हो सकती है, और उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है जो कैंसर होता है। तो ये इसके बारे में है कि इसकी वजह से कैंसर जो है वो हो सकता है। कुछ और जो है वो सिंपल फिक्सेटिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ग्लूटारेल्डिहाइड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है,
पोटाशियम डाइक्रोमेट है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, पिक्रिक एसिड है, ज़ेंकर्स फ्लूइड है और ज़ेंकर्स फार्मल, ये हेलिस फ्लूइड है या बोइंस फ्लूइड है। ये भी ऐसे ही हैं जैसे फार्मलिन है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं और इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन में हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करके प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कंपाउंड फिक्सेटिव्स। ये माइक्रो अनाटॉमिकल फिक्सेटिव है कंपाउंड में, हमने 3 इसकी टाइप्स ऑलरेडी देखी हैं। दीज आर यूज्ड टू प्रिजर्व द अनाटॉमी ऑफ टिश्यू। अनाटॉमी का मतलब है कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो उनकी पोजीशनिंग है, टिश्यूज के जो पार्ट्स हैं उनकी, वो मेंटेन करना। और साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कौन से हैं? वो जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करते हैं, जो सेल के अंदर वाली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर वाली जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। और हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव कौन से हैं? ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सेल के अंदर होते हैं, वो उनकी कंपोजिशन और उनको देखने के लिए अगर हमने फिक्सेशन करनी है सेल के अंदर वाले सब्सटेंसेस की, तो ये हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव यूज होंगे उसमें। माइक्रो अनाटॉमिकल फिक्सेटिव कौन कौन से हैं? ये 10% फार्मल सिलाइन है। अभी हमने पीछे जो देखा था कि 10% फार्मल सिलाइन कैसे बनाते हैं, ये माइक्रो अनाटॉमिकल फिक्सेटिव है। और ब्रेन टिश्यू के लिए ये आइडियल फिक्सेटिव है, मतलब अगर ब्रेन वगैरह का सैंपल आए हिस्टोपैथोलॉजी के लिए तो उसको देखने के लिए ये 10% फार्मल सिलाइन जो है वो। और दूसरी बफर्ड फार्मलिन है, इसके अंदर बफर होता है। बफर किसी भी ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो जब हम यूज करते हैं अपने मिक्सचर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, वो बफर क्या करता है, उसकी पीएच को मेंटेन करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता, एसिडिक या बेसिक। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स एट न्यूट्रल और नियर न्यूट्रल। ये बफर जब हम यूज करते हैं तो पीएच नॉर्मल रहती है, ना एसिडिक होती है ना बेसिक। अच्छा, उसके रिजल्ट में क्या होता है, फार्मालिन जो है वो पिगमेंट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। जो डिसएडवांटेज थी फार्मालिन की कि वो पिगमेंट बना लेती है हीमाटिन वाला, वो नहीं बनेगा, तो उससे ये डिसएडवांटेज जो है वो दूर हो जाएगी बफर यूज करने से। अच्छा, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स कौन कौन से हैं? ये न्यूक्लियस को कौन से फिक्सेटिव यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए? कार्नाइज फ्लूइड है, क्लार्क्स फ्लूइड, न्यूकमर्स फ्लूइड और फ्लेमिंग्स फ्लूइड, ये केमिकल्स के नाम हैं। और साइटोप्लाज्म के लिए जो यूज करते हैं वो चैम्पीज फ्लूइड और रिकॉर्ड्स फ्लूइड है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फिक्सेटिव्स भी हैं। डाइक्रोमेट एंड क्रोमिक एसिड जो है वो दो ऐसे फिक्सेटिव्स हैं जो स्पेशल फिक्सेटिव्स कहलाते हैं। हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए अगर आपने यानी कि यूज करना है, हिस्टोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि जो केमिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने अगर ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोपी करनी है कि सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या हिस्टोकेमिकल हैं, वो केमिकल देखने के लिए जो फिक्सेटिव यूज करेंगे वो हिस्टोकेमिकल होंगे। फार्मल सेलाइन इसके लिए यूज हो सकती है, यानी कि फार्मल सिलाइन का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड जो कि सिलाइन में, नॉर्मल सिलाइन में डिजोल्व किया गया हो। कोल्ड एसीटोन यूज हो सकती है और एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज हो सकती है। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब है जिसमें वाटर की कंटेमिनेशन ना हो, प्योर अल्कोहल हो, C2H5OH या CH3OH प्योर। कंपोजिशन और प्रिपरेशन फिक्सेटिव्स की। 1 to 10% फार्मलिन सॉल्यूशन जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज रेकमेंडेड फॉर फिक्सेटिव जनरल सर्जिकल बायोप्सी। किसी भी सर्जिकल बायोप्सी के लिए ये स्पेसिमेन जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो ये 10% फार्मलिन होता है। और ऐसे टिश्यू जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हों उनके लिए भी यही यूज होता है।
ये इवन फिक्सेशन देता है, प्रोवाइड करता है, और कोई श्रिंकेज वगैरह इतनी ज़्यादा काज नहीं होती। और इसकी बिकॉज ऑफ इट्स आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी का मतलब है ये ना बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काज करते हैं। आइसोटोनिक जो होता है वो ना बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काज करता है ना लो करता है। तो आइसोटोनिसिटी इसकी जो है वो प्रिजर्व करती है इसको। कंपोजिशन इसकी 37 to 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, और ये 10 ml यूज होता है और 90 ml डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है। मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह। 10% नेचुरल बफर्ड फार्मलिन सॉल्यूशन है। ये बेसिकली रिसर्च स्पेसिमेन के लिए यूज होता है। नेचुरल बफर्ड फार्मलिन यानी फार्मलिन होगी और उसमें बफर यूज हुआ होगा। और ये सर्जिकल और पोस्टमार्टम के स्पेसिमेन के लिए भी ये यूज होती है। और इसकी स्पेशल एडवांटेज ये है कि ये नेचुरल बफर फार्मलिन जो है वो प्रिवेंट करती है ट्रबल सम एसिड फार्मलिन पिगमेंट। जो एसिड फार्मलिन पिगमेंट है उसको नहीं बनने देती है बफर्ड फार्मलिन, क्योंकि ये पीएच न्यूट्रल रखेगी तो एसिडिटी नहीं होगी। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये कुछ लेबोरियस काम है और टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। कंपोजिशन इसकी क्या है, ये भी 37 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, 100 ml लेंगे ये, और 900 ml जो है वो डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। ये बफर है सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, और ये 4 ग्राम लेंगे, और सोडियम हाइड्रोजन डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट है ये एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे अटैच। ये 6.5 ग्राम लेंगे और इनको मिक्स करके डिसॉल्व करेंगे तो ये नेचुरल बफर फार्मलिन सॉल्यूशन बनेगा फिक्सेटिव्स के लिए। ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है फिक्सेटिव्स की। ज़ैंकर सॉल्यूशन है मर्क्यूरिक क्लोराइड फिक्सेटिव। ये ज़ैंकर सॉल्यूशन नाम है और इसमें जो केमिकल यूज हो रहा है मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज हो रहा है। ये रैपिडली पेनिट्रेट करता है टिश्यू में और जो है एक्सीलेंट स्टेनिंग को परमिट करता है, यानी एक्सीलेंट स्टेनिंग होती है इसको अगर यूज करेंगे तो। मेनली न्यूक्लियस और कनेक्टिव टिश्यू की जो स्टेनिंग है वो अच्छे से होती है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये टिश्यू को ज़्यादा हार्ड कर देता है, मतलब जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा हार्ड कर देता है। इसका जो फिक्सेशन टाइम है वो 4 से 24 घंटे है, और इसमें 950 ml डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट 25 ग्राम लेते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड 50 ग्राम और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 50 ग्राम लेते हैं, और इन सारों को मिक्स करते हैं। फिक्स टिश्यू जो है वो उनको वॉश करना है ओवरनाइट इन रनिंग टैप वाटर बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि इस इस फिक्सेटिव को यूज करने के बाद जो टिश्यू का सेक्शन होगा उसको रनिंग वाटर में यानी टैप के नीचे रख देना है पूरी रात, ताकि वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है टिश्यू फिक्सेटिव का बाहर से वो रिमूव हो जाए। इसके बाद बोइंस फिक्सेटिव है, इसका 6 घंटे फिक्सेशन टाइम है। कंपोजिशन और प्रिपरेशन इसकी कैसे करते हैं, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे पिक्रिक एसिड का, ये 75 ml होगा, और 40% फार्मलिन लेंगे एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ये 25 ml लेंगे, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml लेंगे। जब इससे फिक्स कर लें तो टिश्यू जो है वो 70% अल्कोहल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद है कॉर्नोइज फ्लूइड, इसकी 1 से 3 घंटे है टाइमिंग। और कंपोजिशन और प्रिपरेशन इसकी ये है कि एथानॉल यानी ये C2H5OH इसमें होती है 60 ml, क्लोरोफार्म होता है ये 30 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10 ml होता है। और ये इससे टिश्यू को फिक्स करने के बाद ट्रांसफर कर देते हैं इमीडिएटली 80% अल्कोहल के अंदर। इसके बाद है फार्मल ज़ैंकर्स हैलिस फ्लूइड। ये बेसिकली फार्मलिन को ज़ैंकर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, और इससे क्या बेनिफिट होता है कि दोनों फिक्सेटिव्स कंबाइन यूज होते हैं, कंबाइन इफेक्ट देते हैं, और उनकी डिसएडवांटेजेस खत्म हो जाती हैं। न्यूक्लियस अच्छे से स्टेन होता है, और साइटोप्लाज्म और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसको भी अच्छे से फिक्स करता है ये हेलिस फ्लूइड के साथ। इसका फिक्सेशन टाइम 12 से 24 घंटे है, और कंपोजिशन इसकी क्या है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट लेंगे 25 ग्राम, मर्क्यूरिक क्लोराइड लेंगे 50 ग्राम,
सोडियम सल्फेट 10 ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml होगा, और जो स्टॉक सोल्यूशन है वो भी 100 ml इसमें यूज करेंगे। फार्मालिन 40% एक्वा सोल्यूशन यूज करेंगे 5 ml सिर्फ। तो ये जिंक का सोल्यूशन बनेगा। ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी मिल सकता है। इसके बाद है वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फिक्सेशन को। नंबर 1 पहला फैक्टर है टेम्परेचर। एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए, वरना वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा या कम टेम्परेचर होगा, कम टेम्परेचर होगा तो परफ्यूजन नहीं होगी टिश्यू के अंदर, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो पहले ही हार्ड हो जाएगा टिश्यू, और उसमें फिक्सेटिव नहीं काम करेगा, सही तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। स्पेसिमेन का साइज अगर बड़ा होगा तो पेनिट्रेशन फिक्सेटिव की सही नहीं होगी, अगर ज़्यादा छोटा होगा तो ज़्यादा वो फिक्सेटिव चला जाएगा उसके अंदर। तो ये फिक्सेटिव का साइज जो है वो उसका स्पेसिमेन का एप्रोप्रिएट होना चाहिए। वॉल्यूम रेशियो, जैसे जैसे कंपोजिशन हम चेंज करेंगे फिक्सेटिव्स की, वो उस पर इफेक्ट करेगा। ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो सही तरह से फिक्सेशन नहीं होगी, कम होगी तो फिर भी सही नहीं होगी। फिक्सेशन का ड्यूरेशन, हर सॉल्यूशन या फिक्सेटिव को पेनिट्रेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। अगर वो कम या ज्यादा करेंगे टाइम तो उससे फिक्सेशन का अमल जो है वो इफेक्ट होगा। अच्छा, एप्रोप्रिएट फिक्सेटिव यूज करें या नहीं, टाइप उसकी, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन टिश्यू के लिए 10% फार्मालिन चाहिए और जो दूसरे टिश्यूज हैं उसके लिए 40% फार्मालिन चाहिए, तो वो जो टाइप ऑफ फिक्सेटिव है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। पेनिट्रेशन उसकी कम या ज्यादा होगी तो वो भी फिक्सेशन अफेक्ट होगी। टिश्यू स्टोर कहाँ किया है फिक्सेटिव के बाद, वो उस पर इफेक्ट करेगा। और जो पीएच या बफर है वो भी अफेक्ट करेगा। और ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी का मतलब ये है कि उसमें जो परफ्यूजन है वो किस रेट से हो रही है, पेनिट्रेट कर पा रहा है सॉल्यूशन या नहीं कर पा रहा। ये कंसंट्रेशन यूँ समझ लें कि किसी भी फिक्सेटिव की या केमिकल सब्सटेंस की है जो पेनिट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। अगर वो सही कंसंट्रेशन नहीं होगी तो पेनिट्रेशन या ऑस्मोलैलिटी सही नहीं होगी और वो इफेक्ट करेगी फिक्सेशन के अमल को। इसके बाद है फिक्सेटिव जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होते हैं। ये ग्लूटारेल्डिहाइड है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब अगर हमने बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देखना है किसी चीज को, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है और फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटारेल्डिहाइड मिक्सचर है या एक्रोलीन है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें।